हाय गाइस। तो आज के हम इस वीडियो में एक और कॉजी स्पेक्ट्रम को सॉल्व करेंगे। ये 2D NMR का पार्ट है जिसमें हमारी ये 2D NMR की सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रोटोन प्रोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रम। तो ये है हमारा कॉजी स्पेक्ट्रम, जिसकी एक तरफ हमें दिया गया है प्रोटोन का NMR स्पेक्ट्रम, जिसको हम राइट करेंगे PNMR, और इसकी दूसरी तरफ भी हमें क्या दिया हुआ है, PNMR, NMR। ये भी प्रोटोन का NMR स्पेक्ट्रम है और ये भी प्रोटोन ही का NMR स्पेक्ट्रम है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपके पास नंबर ऑफ पीक्स कितनी है, 1 2 3 एंड 4। इसको हमने हाईलाइट कर सकते हैं, A, B, C एंड D। सिमिलरली A, B, C एंड D। मतलब आपका जो कंपाउंड है, आपके कंपाउंड में टोटल कितने काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है? आपके पास टोटल 4 काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। एंड as you can see here, this is the molecular formula. I have written here the molecular formula so that you can know that the molecular formula is given, and now you can easily deduce the structure from your molecular formula now. Okay, now the first step is to count the number of the peaks. You have already counted the 4 number of the peaks are present, so it means that 4 kinds of the protons are present in your structure. So I will write here that 4 kinds of the hydrogens are present in your structure. So the first peak is a triplet. This is the triplet. This is the proton spectrum, and this is the same proton NMR spectrum. As if you already know that the 2D spectrum is the same spectrum of the 1D spectrum of the NMR. Just the case is that in the COSY spectrum, in the 2D spectrum of the COSY, in the one side of the will take the 1D spectrum of the proton NMR, and on the other side we also take the 1D spectrum of the NMR. Means we take on the two sides the same spectrum of the 1D NMR, and we correlate the same spectrum of the proton and we call it proton correlation spectrum. यानी हम कोरिलेट करते हैं प्रोटोन को प्रोटोन के साथ, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्रोटोन किस प्रोटोन के साथ कोरिलेट कर रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा प्रोटोन किस प्रोटोन के नेबर में प्रेजेंट है। और ये हमें एक एडवांस लेवल की टेक्निक है, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये ही हमारा स्ट्रक्चर है जो कि हमें 1D NMR ने दिया था। ओके, जी 1D NMR में वही देख लेते हैं सबसे पहले, ताकि जब हम 2D NMR में ये पीक्स को देखें तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो पीक्स है वो ज़रा हमें क्लियर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन 1D NMR में ये क्लियरली नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो है ज़रा हमें जो है वो खुला खुला नज़र आना है। ओके भाई, इसकी जो पहली पीक है वो है यहाँ पे ट्रिपलेट है। दूसरी जो पीक है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कौन सी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये यहाँ पे है सेप्टेट, एंड दी सेकेंड थर्ड पीक जो है वो है पेंटेट, एंड अगेन दी थर्ड पीक इज अ ट्रिपलेट। ओके, सो हियर द फर्स्ट पीक जो है वो आपके पास क्या है भाई, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है भाई, N+1 रूल से हमें पता चल जाता है। जो ट्रिपलेट है वो बताती है आपके नेबरिंग में कितने प्रोटॉन्स या कितने कार्बन के ऊपर जो है वो कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है भाई, दो प्रेजेंट है। अगर ये जो है ट्रिपलेट के लिए ये जो है आपका पीक प्रेजेंट है, जो पीक है ये पीक एरिया बता रही है कि एक्स प्रोटॉन्स आपके प्रेजेंट है, तो इसके नेबर में कितने प्रेजेंट होंगे, CH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा भाई। ठीक हो गया। तो अब हमने मालूम क्या करना है, हमने ये पता होना चाहिए कि ये कितना है हमारे पास इस ट्रिपलेट रेंज में। भाई इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू पता कर लेते हैं। इस केमिकल शिफ्ट वैल्यू 0.9 रेंज में आ रही है, जो कि हमें ये बताती है कि यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हमारे पास केमिकल शिफ्ट वैल्यू प्रेजेंट होगी, अगर वो हमें 3 की वैल्यू देता है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप ही प्रेजेंट है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, कॉजी की जब भी हम वैल्यू मालूम करते हैं, हम यहाँ पे एक डायगोनल पीक खींचते हैं यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे खींची हुई है। इस डायगोनल पीक का मतलब ये होता है कि हमने अपने स्पेक्ट्रम को हाफ में कन्वर्ट करना होता है। इसको हाफ में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है, क्योंकि हम यहाँ पे भी प्रोटॉन का NMR स्पेक्ट्रम लेते हैं, इस तरफ भी हम प्रोटॉन का NMR स्पेक्ट्रम लेते हैं।
इनके हमारे पास डबल वैलेंस होती है प्रोटॉन ही के लिए, तो इसलिए हम इसका हाफ स्पेक्ट्रम को रीड करते हैं, और अदर हाफ को हम इसको छोड़ देते हैं। भाई हम इसका ये जो है हमारे पास हाफ जो है, ये हमारे पास प्रोटॉन है H4 का, जो कि किसके साथ कोरिलेट कर रहा है भाई, ये हमारे पास H4 जो है हमारे पास किसके साथ कोरिलेट कर रहा है, ये कोरिलेट कर रहा है H4, ये देखिए भाई H3 है, और ये कोरिलेट कर रहा है इस तरफ H4 के साथ, और यहाँ पे भी ये लेते हैं, राइट किया हुआ क्या है, H3H4 का कोरिलेशन दिखाया हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब है कि हमारा H3 जो है वो कोरिलेट कर रहा है किसके साथ, H4 के साथ। तो अगर हमारा H3 कोरिलेशन दिखा रहा है H4 के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारा H4 है वो यही कह रहा है कि हमारा H4 किसके साथ अटैच है, CH2 ग्रुप के साथ। इसका मतलब है कि ये जो हमारा CH2 ग्रुप है वो क्या है, वो ये H3 ग्रुप है, मतलब वो ये हमारा क्या है, B ग्रुप है, वो क्या है हमारा, ये B ग्रुप है, ठीक है ना। ओके चलो वही देखते हैं इसको हम। ये हमारी पीक जो है वो क्या दिखा रही थी, हमारी सेप्टेट दिखा रही थी। सेप्टेट का मतलब ये होता है, सेप्टेट का मतलब होता है, मैं यहाँ पे इसका चेंज करती हूँ। सेप्टेट हमारी ये कहती है कि हमारे पास एक एक्स ग्रुप है, और सबसे पहले हम यहाँ पे n+1 रूल से देखते हैं, 6 है, तो ये कहती है 6-1, तो n है जो हमारे पास वो 5 आता है। तो x के एक तरफ है CH2 ग्रुप अटैच, और इसकी दूसरी तरफ कौन सा अटैच होगा, CH3 ग्रुप अटैच होगा। भाई इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है 0.9 ppm वैल्यू पे आ रही थी, जो कि ये कहते थी इट में भी पॉसिबल कि यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच हो सकता है। तो हमारा ये जो H3 है, मतलब कि ये जो सेप्टेट की पीक जिसको हमने भी कहा था कि ये जो है मे भी ये जो है CH2 ग्रुप है, मतलब ये जो X है ये तो हमें पता चल गया था ना कि ये तो CH2 है, क्योंकि इसका कोरिलेशन जो है H4 के साथ आ रहा है, H4 जो है वो CH3 है, और ये जो X है वो हमारा CH2 है, जो कि कहता है ये किसके साथ अटैच है, CH3 ग्रुप के साथ अटैच है, जो कि हमारा ये वाला ग्रुप है, कौन सा, A वाला जो है वो क्या है, CH3 ग्रुप है। तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारा ये जो है X है क्या है, CH2 ग्रुप होगा, ठीक है। मतलब कि ये जो कोरिलेशन स्पेक्ट्रम से है हमें ये पता चल जाता है कि ये जो हमारा ये वाला ग्रुप ने हमें ये बताया है इस वाली पीक में कि ये जो हमारे नेबरिंग में किसके साथ अटैच है, CH2 ग्रुप के साथ अटैच है, और वो CH2 ग्रुप कौन सा है, वो CH2 ग्रुप है ये सेप्टेट पीक वाली। और इस सेप्टेट पीक ने कहा है कि ये अपने नेबरिंग में अटैच है CH2 ग्रुप के साथ और CH3 ग्रुप के साथ। इसमें से जो CH3 ग्रुप ये वाला ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये H4 वाला ग्रुप है, मतलब A वाला ग्रुप है, और वो A वाला ग्रुप कौन सा है, वो A वाला ग्रुप ये वाला ग्रुप है, क्योंकि सेम है ना, ये A, देखिए मैं यहाँ पे अटैच करती हूँ, ये वाला A और ये वाला A, ये सेम है, जो डायगोनल पीक पे सेम आते हैं ना, इसका मतलब वो सेम है ना ये, हाँ जी ये बिल्कुल सेम है, तो वो सेम है, तो इसका मतलब वो क्या है, A है। अब यहाँ पे ये सेप्टेट कहते हैं ये अटैच है इसकी नेबरिंग में किसके साथ, CH2 ग्रुप के साथ भी। अब वो CH2 ग्रुप कौन सा है, अब वो देखते हैं। अच्छा अब हमारे पास आती है दूसरी पीक, ये वाली, इसको देखते हैं। अब सबसे पहले कलर चेंज करते हैं हम अपना, अब देखते हैं भाई ये, अब ये जो है हमारे पास कौन सी थी, ये थी हमारे पास पेंटेट। अब पेंटेट हमारे पास अटैच है भाई इसके साथ, सेप्टेट के साथ, सेप्टेट के साथ अटैच है पेंटेट। पेंटेट जो होती है उसका मतलब क्या होता है, पहले ये देखते हैं। n+1 रूल में अगर आप पेंटेट देखते हैं इसका मतलब होता है 5-1 और 4। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो X है कोई, और वो अटैच है किसके साथ, आपके नेबरिंग में किसके साथ अटैच होगी, N क्या है, 4 है, ओके। तो इसका मतलब है आपके नेबरिंग में किसके साथ अटैच है, इस तरफ भी 2H2 के साथ अटैच है और इस तरफ भी 2H2 के साथ अटैच। अब ये X क्या है ये हमें जानना है। भाई आपका जो ये है ये कहता है C ग्रुप, मतलब ये जो H2 है ना, हमने इस क्वाड्रेंट को क्या कहा है, C वाले को,
अब ये सी अटैच है इस बी के साथ, बी जो था वो क्या है, वो कह रहा था कि आपका अटैच है किसके साथ, CH2 ग्रुप के साथ अटैच है। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो है किसके साथ अटैच हो सकता है, ये सेप्टेट के साथ अटैच है। अब सेप्टेट का एक की तरफ तो CH3 ग्रुप के साथ अटैच था, वो हमने देख लिया था, दूसरी तरफ वो किसके साथ अटैच था, CH2 ग्रुप के साथ। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये वही वाला CH2 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि एक CH2 ग्रुप तो यहाँ पर भी था ना, यही वाला CH2 ग्रुप जो इस पीक के अंडर आ रहा था ना, यहाँ पे सेप्टेट में खुद इस पीक के अंडर आ रहा था, जो नेबरिंग में नहीं था वो कहाँ पे आ जाता है, वो यहाँ पर आ जाता है, जो उस पीक के अंदर आता है वो इसकी नेबरिंग में आ जाता है। अब यहाँ पे जो इसकी नेबरिंग में CH2 आ जाता है वो किसी और पीक के अंदर आ जाता है, वो किस पीक के अंदर आता है वो नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन जो इसके नेक्स्ट में नेबरिंग में आ रहा है था वो किस पीक के अंदर आ जाता है, वो इस सी वाली पीक के अंदर आ गया है हमारे पास, यानी वो हमारे पास CH3 ग्रुप जो था वो इस ए वाली पीक के अंदर आ गया है, तो इसके नेबरिंग में CH2 ग्रुप था वो इस बी वाली पीक के अंदर आ गया था, और इस जो बी के साथ में नेबरिंग में CH2 ग्रुप जो ये वाला था ये इस सी पीक के अंदर आ गया है। अब जो यहाँ पे ये वाला CH2 ग्रुप है इसको इस डी पी पीक के अंदर ही आना चाहिए, देखते हैं कैसा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ही बचा है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक ही बचा है जिसका कोरिलेशन है किसके साथ, इस डी वाले के साथ, अच्छा सी वाले के साथ सॉरी। अब जो सी है वो हमारे पास क्या है, सी जो है वो हमारे पास है भाई क्या था, ये हमारे पास पेंटेट है, और डी हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का कोरिलेशन आ गया है किसके साथ, पेंटेट के साथ आया है। अब जो हमारे पास ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि नेबरिंग में किसके साथ अटैच है, दो प्रोटॉन्स के साथ अटैच है भाई, एक्स है हमारे पास, और नेबरिंग में कितने प्रोटॉन्स के साथ अटैच है कि भाई दो प्रोटॉन्स के साथ अटैच है, कहाँ पे, नेबरिंग में, और खुद क्या है ये एक्स है। अब भाई एक्स खुद है, नेबरिंग में दो प्रोटॉन्स के साथ अटैच है, यहाँ पे हमारे पास ये नेबरिंग था ना CH2, और ये जो था ये क्या था, CH2 खुद इस पीक में आ रहा था, तो भाई क्या हम कह सकते हैं यही वाला CH2 जो यहाँ पे सी वाली पीक में नेबरिंग में आ रहा था यहाँ पे अब एक डी वाली पीक के अंडर आ गया है, जो ये CH2 इस सी वाली पीक में इस पीक के अंडर आ रहा था यहाँ पे आके वो क्या हो गया, इसकी नेबरिंग में आ गया है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, CH3 ग्रुप आ गया है, सबसे पहले क्या आ गया है हमारे पास, सबसे पहले CH3 ग्रुप आ गया है जो कि किसका पार्ट है, इस ए वाली पीक का पार्ट है, ट्रिपलेट का। CH3 ग्रुप आया है इस पीक के अंडर है जो, ठीक है ना। फिर आया है मेरे पास CH2 ग्रुप जो इस बी वाली पीक के अंडर है, जिसके नेबरिंग में क्या है, CH3 ग्रुप है, और दूसरी तरफ आ जाता है फिर CH2 ग्रुप आ जाता है जो कि इस सी वाली पीक का पार्ट है, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाता है एक और CH2 ग्रुप जो कि इस ट्रिपलेट मतलब इस डी वाली पीक के अंडर है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो CH3 है ना इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू 0.9 ppm वैल्यू पे है, कैसा ही है, बिल्कुल ठीक है। और इसके नेबरिंग में कितने हैं, CH2 ग्रुप था एक ही, कैसा ही है, बिल्कुल ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अच्छा, दूसरा वाला जो ये है ना बी वाली पीक में मैंने कहा है मेरे पास CH2 ग्रुप आया है, सेप्टेट था, यानी इसके नेबरिंग में 5 प्रोटॉन्स थे, बी वाली पीक आई है बी वाली में। बी देखे ज़रा, 3 इधर प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन इधर है नेबरिंग में, और मैंने इसको बी कहा है, कैसा ही है, ऐसा ही है। फिर मैंने कहा एक और CH2 है जो सी मैंने इसको नाम दिया है, ये देखिए इधर सी लिखा हुआ है, इसे कंसिडर करते हैं। और इस सी में जो है वो क्या कहा था मैंने इसको, ये क्या है, पेंटेट है, मतलब क्या है, इसके नेबरिंग में 4 प्रोटॉन थे, मतलब 2 प्रोटॉन्स इस तरफ थे, 2 प्रोटॉन्स इस तरफ थे। क्या ये भी फुलफिल कर रहा है, ये भी फुलफिल कर रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, डी है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू भी देख सकते हैं भाई, पेंटेट की केमिकल शिफ्ट वैल्यू इसकी आ रही है 1.8 ppm वैल्यू पे, ठीक है भाई, की केमिकल शिफ्ट वैल्यू भी। अच्छा भाई, अच्छा केमिकल शिफ्ट वैल्यू की बाद में दोबारा बात करती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे डी वाले प्रोटॉन्स में आ जाती हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे डी वाले प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट वैल्यू 3.2 ppm वैल्यू है, और
ये कहता है कि इसकी नेबरिंग में जो है वो ट्रिपलेट था, 2 प्रोटॉन्स थे। तो क्या इसकी नेबरिंग में 2 प्रोटॉन्स है? बिल्कुल 2 प्रोटॉन्स है। ठीक है, ये भी फुलफिल करें, यस ये भी फुलफिल करें। अच्छा, ये अटैच है किसके साथ? आयोडीन के साथ ही अटैच है, जिसकी वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक, ये भी हमारे केमिकल फार्मूला को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, जो हमारे पास ये जो था ना सी वाला पेंटेड, इसकी केमिकल शिफ्ट यानी 1.8 ppm वैल्यू पे इस वजह से आई है क्योंकि ये सेकेंड बॉन्ड ऑर्डर पे अटैच था किसके साथ, आयोडीन के एटम के साथ। दैट्स व्हाई इट्स केमिकल शिफ्ट वैल्यू वाज 1.8 ppm वैल्यू। तो ये था आपके पास प्रोटॉन प्रोटॉन कोरिलेशन स्पेक्ट्रम दैट वाज सॉल्व्ड बाय यूजिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कि आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरीके से आप पोजी के स्पेक्ट्रम को, जस्ट पोजी के स्पेक्ट्रम को यूज करते हुए आप 2D NMR को सोल्व कर सकते हैं टू डिटरमिन दी स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। और ये एक एडवांस टेक्निक होती है और इससे हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल सकता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है एज कम्पेयर टू 1D NMR। ओके, अब हम दोबारा से अपने 1D NMR की तरफ चलते हैं। ये आपका 1D NMR है, अगर आपको पता चल रहा हो। ये जो 1D NMR होता है ना, इसमें सिर्फ आपके पास ये इंफॉर्मेशन होती है एक की, इसमें आपको कोरिलेशन नहीं पता चल सकता। क्योंकि आपको 2D NMR में ना कोरिलेशन पता चलता है, आपको फिर ये वाला प्रोटॉन इस प्रोटॉन के साथ डायरेक्टली अटैच है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।